नमस्कार। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर में आज हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का अध्ययन करते हैं, या एनर्जी रिसोर्सेज में जो भी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज रहेंगे उनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 इसमें आपका यहाँ आज के लिए है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है वो क्रूड रूप में, कच्चे रूप में हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन्स के रूप में ज़मीन से। ये लिक्विड के रूप में मिलता है और इसके साथ गैस भी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन में, कलर में और ग्रेविटी में हमें ज़मीन से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये एनर्जी का आज एसेंशियल सोर्स है। पूरी दुनिया में जो आज आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, या जो ऑटोमोबाइल इंजन्स आप देखते हैं, रेलवे है या एयरक्राफ्ट है, वो सब जो हैं आज पेट्रोलियम के आधार पर ही कार्य कर रहे हैं। इनके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में साफ़ करते हैं या उसको प्योरीफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस में अनेक बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है इस पे डिपेंड रहती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पे डिपेंड रहती हैं, रसायन उद्योग, और जिसमें फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, इसके अलावा वैसलीन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स यानी मोम, सोप और कॉस्मेटिक का सामान। तो ये कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम है उसको जब हम रिफाइनरी में साफ़ करते हैं तो उससे ये बनते हैं। तो कई बार आपसे ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो बाई प्रोडक्ट हैं ये कैसे हमें प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम जो है वो इसको पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ये आपके लिए 1 अंक का क्वेश्चन भी रहेगा, जनरल नॉलेज भी है। ठीक है, और जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये किस प्रकार की रॉक्स में मिलता है, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलता है, यानी परतदार चट्टानों में, और वो भी टर्शियरी पीरियड की, तृतीयक काल की सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें क्रूड ऑयल मिलता है। ऑयल जो एक्सप्लोरेशन का और प्रोडक्शन का सिस्टेमेटिकली काम जो है वो शुरू हुआ भारत में, खासकर ऑयल नेचुरल गैस कमीशन जो 1956 में बनाया गया उसके अधीन। ठीक है, और भारत में सबसे पुराना जो ऑयल का एरिया है जहाँ से हम तेल निकाल रहे हैं वो है डिगबोई। तो ये आपके लिए अलग से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा, और 1 अंक का क्वेश्चन भी रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना तेल फील्ड, ऑयल फील्ड कौन सा है, तो आप बताएंगे डिगबोई, आसाम। ठीक है, और इसका सिनेरियो भी 1956 के बाद जो है, यहाँ से फिर जब पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन हम कर रहे थे, तो जब ONGC, इसको शॉर्टली ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कमीशन है, इसको शॉर्टली ONGC बोला जाता है। कभी कभी आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछेगा। तो उसको बनाए जाने के बाद 1956 में इसमें जो काफ़ी चेंज आ गया प्रोडक्शन में, और नए जो ऑयल फील्ड हैं या ऑयल डिपॉजिट्स हैं, ऑयल के भंडार हैं, उनको देश में खोजा गया, और वे हमें मिले इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में, जिसके अंतर्गत ईस्टर्न पार्ट में आसाम में डिगबोई तो ऑलरेडी हम खुदाई कर ही रहे थे माइन पेट्रोलियम की। इसके साथ साथ नहर काटिया, मोरान, ठीक है, ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये 1 अंक का क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा कि आसाम के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से हैं। इसके साथ साथ वेस्टर्न इंडिया में, खासकर गुजरात का जो कोस्टल एरिया है उसमें अंकलेश्वर, जिसको भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू ने जो है आधुनिक भारत का टेम्पल भी कहा था। ठीक है, अंकलेश्वर को। देन है कलोल, महसाना, इसके अलावा नवागांव, कोसांबा और लोजेन, ये प्रमुख हैं गुजरात के ऑयल फील्ड जहाँ से हमें क्रूड ऑयल मिलता है। इसके साथ साथ जो ऑफ शोर एरिया है, खासकर बॉम्बे से पश्चिम में 160 किलोमीटर,
मान लो यहाँ पर ये बॉम्बे है किनारे पर, तो यहाँ समुंदर में अरेबियन सी में लगभग 160 किलोमीटर दूर जो है एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे हाई। ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ से समुंदर के अंदर, यहाँ से समुंदर की तलहटी में पानी के नीचे जो तलहटी है उसमें ड्रिल करके तेल निकाला जाता है, और यहाँ से तेल निकाला जा रहा है 1973 से। तो ये आपके लिए एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा 1 अंक का, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन जो है वो 1976 से शुरू हुआ, यानी यहाँ पर 1973 में इसका डिस्कवरी हुई थी तेल की, और खोज हुई, और 1976 में यहाँ से तेल निकलना प्रारंभ हुआ। और इसके साथ साथ जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है, इसने आजकल या पिछले कुछ समय पहले कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसको शॉर्टली केजी बेसिन कहा जाता है, केजी बेसिन। तो कृष्णा और गोदावरी, यानी यहाँ पर एक नदी बहती है कृष्णा गोदावरी, और यहाँ पर एक नदी बहती है कृष्णा, इन दोनों का बीच का जो एरिया है इसमें तेल के क्षेत्र मिले हैं जिसको केजी बेसिन कहा जाता है। इसके साथ साथ कावेरी बेसिन, यहाँ साउथ इंडिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। तो कावेरी बेसिन में भी जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, खासकर ये जो कोस्ट के एरिया है, यहाँ पर जो है इसमें तेल मिला है। इसके साथ साथ जो है भारत में क्रूड ऑयल का काफ़ी हम इंपोर्ट भी करते हैं। हालांकि हमारे देश में जो क्रूड ऑयल मिलता है इंडिया में ही, तो उसको हम रिफाइन करते हैं। तो वो जो रिफाइनरी है वो 2 टाइप्स की हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर 1 है उसमें फील्ड बेस्ड। फील्ड बेस्ड का मतलब कि जहाँ तेल निकल रहा है वहीं पर रिफाइनरी लगाई गई है, और दूसरी है मार्केट बेस्ड, यानी जहाँ पर मार्केट नज़दीक है वहाँ रिफाइनरी लगाई गई है, क्रूड ऑयल को हम पाइपलाइन के माध्यम से वहाँ तक भेजते हैं। तो डिगबोई जो है वो एक एग्जाम्पल है फील्ड बेस्ड ऑयल रिफाइनरी का। और बरौनी जो है ये बिहार में है और गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का। इसी प्रकार से मार्केट बेस्ड रिफाइनरी में जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा है, हरियाणा में पानीपत है, ठीक है, पंजाब में जालंधर है। तो इस प्रकार से कुछ ऑयल रिफाइनरी हैं जहाँ पर जो है मार्केट बेस्ड वो रिफाइनरी हैं। और ये जो बरौनी है ये बिहार में है, ये आपसे मैप पे भी पूछी जाएगी, और गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है ये। और यदि आपसे प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी पूछे तो वो सबसे बड़ी जामनगर गुजरात में है। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमें उन्हीं स्थानों पर मिलती है जहाँ पर क्रूड ऑयल मिलता है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये मिलती है। आप ये मैप पे भी देख सकते हैं। तो एक बार मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एरिया है ये है आसाम ऑयल फील्ड, ठीक है, यानी ईस्ट का। और ये जो है ये है वेस्टर्न ऑयल फील्ड, इसमें खासकर ये खंबात की खाड़ी का क्षेत्र और ये बॉम्बे हाई, ठीक है। तो ये है बरौनी की अगर बात करते थे तो बरौनी यहाँ पर है। तो ये प्रमुख ऑयल फील्ड है। यहाँ पर ऑयल फील्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले व्याख्यान में। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात आप और ध्यान रखेंगे, आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि गेल क्या है, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसने आजकल एक एक्टिविटी भी शुरू की है, 1 नेशन 1 ग्रिड। तो एक देश और एक पूरी तेल की जो सप्लाई लाइन है, पाइपलाइंस, तो ये देश में पाइपलाइन जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है उसके लिए काम करती है। तो नेक्स्ट आता है इसमें जो है ये जो गैस हमें मिलती है नेचुरल गैस, इसको हम बोलते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और ये यूज की जाती है डोमेस्टिक यूज में, यानी सिलेंडर के माध्यम से घरेलू यूज इसका रहता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा आजकल पावर जनरेशन का काम भी किया जाता है, यानी इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। साथ ही साथ इसका हीटिंग के लिए भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। रॉ मटेरियल के रूप में भी इसका केमिकल या पेट्रोकेमिकल या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है रॉ रूप में, ठीक है। और गैस जो है वो
आजकल इसका गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इसका नेटवर्क पूरे देश में बनाया जा रहा है, जिसको आजकल बहुत सारे शहरों में भेजा गया है। जैसे भारत की सबसे बड़ी जो गैस पाइपलाइन है वो HVJ के नाम से जानी जाती है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। आप चाहो तो मैं एक बार मैप पे भी आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये जो पाइपलाइन है इसके द्वारा आज यहाँ है हजीरा गुजरात में, यहाँ है विजयपुर, ठीक है, और यहाँ है जगदीशपुर, ठीक है। तो ये पाइपलाइन यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक लगभग 1750 किलोमीटर लंबी ये भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। अब आजकल इसको शाहजहानापुर और वहाँ से इसको जो है बरवाला उत्तर प्रदेश से होते हुए, साहिबाबाद से होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से इसको सोनीपत तक और इधर गुड़गांव तक भेजा गया, इधर साहिबाबाद तक इसको भेजा गया है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। इसके माध्यम से आजकल जो है शहर शहर में इसकी सप्लाई की गई है। जैसे आप सोनीपत शहर में भी देखेंगे, हर जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं या सेक्टर्स हैं या मॉडल टाउन एरिया है, उन सब में आप येलो कलर की एक पाइपलाइन की सप्लाई घरों में देखेंगे। तो वो इसी गेल कंपनी के माध्यम से वो जो है सप्लाई की गई है। तो ये आजकल जो है इसके बहुत सारे स्थानों पर पेट्रोल पंप जो होते हैं वहाँ पर CNG पंप भी लगाए गए हैं। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों में डाली जाती है, उनको इंजन चलाने के काम आती है, जो जिसके कारण से जो गाड़ियाँ हैं वो पोल्यूशन भी कम करती हैं। साथ ही साथ आजकल इसकी एक जो घरों में सप्लाई दी जाती है उसको हम बोलते हैं PNG, पाइपलाइन नेचुरल गैस, ठीक है। जो सिलेंडर में होती है उसको बोलते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन पाइप के माध्यम से अगर ये पहुंचती है तो उसको हम बोलते हैं पाइपलाइन नेचुरल गैस। और यदि हम गैस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ज़मीन में ये हमें मिलती कहाँ है, तो जहाँ जहाँ पर ऑयल फील्ड हैं, पेट्रोलियम के ऑयल फील्ड, तो उन सब एरिया में ये मिलती है। विशेष रूप से अगर बात करें तो बॉम्बे हाई में इसके अच्छे जो रिजर्व हैं या भंडार हैं वो हैं। वेस्टर्न कोस्टल एरिया में गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है या केम्बे बेसिन है, उसके आसपास जो है ये इसके अच्छे सोर्स हैं। इसके साथ साथ जो ईस्टर्न कोस्ट है भारत का, जिसमें KG बेसिन जो है महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी गैस के अच्छे भंडार हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की। तो कभी कभी तो ये क्वेश्चन आपसे 1 अंक में या 2 अंक में या 3 अंक में पूछ लिया जाएगा, या कभी कभी 5 अंक में पूछेगा, तो फिर इनको आपने डिटेल करना होगा। यदि 1 अंक में पूछे कि भाई जो है फॉसियल फ्यूल्स कौन से होते हैं, तो आप उत्तर देंगे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी है, तो इन सबको अगर हम मिला लेते हैं तो ये सारे हो जाएंगे कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। लेकिन ये एक बार यूज करने के बाद फॉरएवर के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं जो रिन्यूएबल हैं। तो ये नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होते हैं, जिसमें सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी या बायोमास यानी मीथेन गैस, गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं, ये हैं। तो ये इको फ्रेंडली भी होते हैं, ये चीफर एनर्जी होती है और इसको इनिशियली कॉस्ट पर यूज किया जा सकता है, यानी एक बार इसका खर्च आएगा, फिर बाद में इसको मेंटेनेंस में कोई खास खर्च नहीं आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी में जो है सबसे प्रमुख परमाणु ऊर्जा, तो इसके जो मेन जनरेशन का सोर्स होता है वो है यूरेनियम और थोरियम। तो ये ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलती है यूरेनियम और थोरियम, इनके नाभिकीय विखंडन के माध्यम से। तो यूरेनियम के जो सबसे ज़्यादा भंडार भारत में मिलते हैं वो धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स में मिलते हैं, और यूरेनियम के जो और हैं यानी एस्क हैं वो हमें सिंहभूम कॉपर बेल्ट के साथ साथ मिलते हैं झारखंड में। इसके साथ साथ ये राजस्थान के उदयपुर में, अलवर में और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में भी मिलते हैं राजस्थान के। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में और भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में भी इसके स्रोत
मिलते हैं, किसके? यूरेनियम के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यूरेनियम हमें मिलता है सिंहभूम से, उदयपुर से, अलवर, झुंझुनू, दुर्ग, भंडारा और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से। और यदि हम बात करें थोरियम की, तो थोरियम जो होता है वो हमें मिलता है केरल के मोनोजाइट सैंड में, मोनोजाइट रेत में। ठीक है, इल्मेनाइट और मोनोजाइट। मोनोजाइट इज वेरी फेमस जो है, ये भारत है का साउथ इंडिया का हिस्सा है। तो ये जो केरल स्टेट है, यहाँ इसके कोस्टल एरिया में हमें मोनोजाइट रेत के अंदर थोरियम के सबसे बड़े भंडार मिलते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो थोरियम हमें वो तमिलनाडु में भी मिलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट हमें पलक्काड और कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में मिलते हैं, जो विशाखापट्टनम केरला में मिलते हैं। इसके साथ साथ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और महानदी डेल्टा ओडिशा में भी इसके थोड़े बहुत भंडार मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे बड़े भंडार हमें मिलते हैं मोनोजाइट रेत केरला में। ठीक है, इसके अलावा भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था 1948 में, जो आपके लिए ये एक जीके का क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, तो उसके बाद भारत में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट उसकी स्थापना की गई ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में 1954 में। तो ये आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया 1967 में, जो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसका नाम रख दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। होमी जहांगीर भाभा जो वैज्ञानिक रहे भारत के, तो उनके नाम पर इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया 1967 में। किसका? एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे का, जो 1954 में बनाया गया था। और उससे पहले भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया आज़ादी से अगले ही वर्ष। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे भारत के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर एनर्जी के जो सेंटर जहाँ हमने एस्टेब्लिश किए हैं वे कौन से हैं, ये आप मैप पे भी ध्यान रखेंगे। नंबर 1 तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। रावतभाटा कोटा राजस्थान, जहाँ पर राणा प्रताप सागर डैम भी है। कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश, कभी कभी इसको नरोरा डैम के रूप में भी लिख देता है आपके पेपर में। तो केंगा कर्नाटका और काकरापारा गुजरात। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। एक रफ डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये साउथ इंडिया है और इधर नॉर्थ में यहाँ नरोरा है। ठीक है, नरोरा, ओके। यहाँ इसके बाद कोटा के पास यहाँ पर है जो है रावतभाटा, मैं इसको रावतभाटा शॉर्टली लिख देता हूँ। थर्ड वन है यहाँ गुजरात में, ठीक है, काकरापारा, काकरापारा शॉर्टली लिख देता हूँ, काकरापारा। देन है आप लिखेंगे यहाँ पर कर्नाटका में है केंगा, केंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बॉम्बे के पास में यहाँ पर है ट्रॉम्बे, ठीक है, ट्रॉम्बे। और यहाँ गुजरात में है कलपक्कम, ओके। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो शॉर्टली मैंने ये थोड़ा प्रयास भी किया आपको ये कि मैप के माध्यम से आप ये समझ सकें। हालांकि ओरिजिनली मैप भी आपको दिया गया होगा, तो उससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ याद रख सकते हैं। हालांकि सबसे पहला जो है एस्टेब्लिश हुआ था ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। तो नॉर्थ से साउथ अगर देखेंगे तो नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा कोटा राजस्थान, फिर आएगा काकरापारा जो है गुजरात, और फिर आएगा आपका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, फिर केंगा कर्नाटक, और देन कलपक्कम तमिलनाडु। तो ये भारत के प्रमुख न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर ये हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल यूज की जाती है। फोटोवोल्टिक सेल यानी एक सोलर प्लेट लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल, जो सनलाइट को डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये वेरी इफ़ेक्टिव है। ये सोलर एनर्जी को फोटोवोल्टिक माध्यम से थर्मल पावर के रूप में या उसको
एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देती है। किसी किसी स्थान पर हम सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसका एडवांटेज लेते हैं, जो हमारे काम आती है। इसके अलावा ये क्या है कि जो सोलर एनर्जी है ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इजी टू कांस्टेंट है, यानी इसको कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करती है और एक बार में ही इसका प्रारंभिक खर्च आता है। सोलर एनर्जी जो है 7% एंड मोर इफेक्टिव है कोल एनर्जी से और 10% ज़्यादा इफेक्टिव है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तुलना में। ठीक है, यानी ये इको फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है, एफिशिएंसी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा हम इसको ज़्यादातर अप्लाइंसेस में यूज कर सकते हैं, जैसे हीटर में यूज कर सकते हैं, क्रॉप ड्रायर में यूज कर सकते हैं, कुकर में यूज कर सकते हैं। यानी कभी कभी हम सोलर एनर्जी को डायरेक्टली सोलर कुकर के रूप में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें भारत के अंदर सोलर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं, छतों पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आजकल तो रेलवे ने भी, रेलवे जो गाड़ियां हैं उनकी छतों पर भी सोलर प्लेट लगा दी हैं, ताकि कमरे जो रेल का डिब्बा होता है, कोच होता है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी यूज होती है तो वो सोलर एनर्जी से हमें मिल सके। तो आप इसमें नॉर्मली बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा सोर्स जो है वो गुजरात में, राजस्थान में, इसके अलावा तमिलनाडु में या कोस्टल जितने भी स्टेट हैं उसमें, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर आमतौर पर जो है मौसम साफ रहता है, या कोस्टल एरिया में, तो सोलर एनर्जी के लिए प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी यानी जो मूव करने वाली एयर है, तब उसके रास्ते में हम विंड मिल्स लगा सकते हैं। विंड मिल्स लगाकर यानी पवन चक्की लगाकर हम उसको ऊर्जा में बदल देंगे। ये एक प्रकार की मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन होता है, जिसमें जो चलने वाली विंड है, ब्लोइंग विंड है, उसको हम एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में बदल लेते हैं और उससे टरबाइन जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यानी काइनेटिक एनर्जी को हम टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी में, बिजली में बदल लेते हैं। और यदि हम इसकी बात करें कि भारत में ये कहाँ कहाँ पर संभव है, तो ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में विंड मिल्स हैं। एक वीडियो भी मैंने इसके ऊपर बनाई है, जो ओरिजिनली मैं विजिट किया था सिक्कर राजस्थान में। हर्ष पर्वत है, सिक्कर से लगभग थोड़ा सा साउथ की ओर जाते हैं 15-20 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर एक हर्ष पर्वत है जो बड़ा ही पूजनीय स्थान भी है, मंदिर भी है। तो उसके परिदृश्य में वहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई हैं, तो जिनको मैंने लाइव देखा, खुद ऑब्जर्वेशन किया, तो आप सब विद्यार्थियों के लिए भी उसकी मैंने वीडियो बनाकर आपके लिए शॉर्ट के रूप में दी है, तो आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूं, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये क्या करती है, जो जहाँ पर परमानेंट विंड चलती रहती हैं, हमेशा हवा चलती रहती है, उस एरिया में हम इनको लगाते हैं। और परमानेंट विंड जो आपने +1 क्लास में पढ़ी थी, ट्रेड विंड या वेस्टर्लीज विंड और सीजनल विंड जैसे मानसून विंड है, इन सब के रास्ते में हम विंड मिल्स लगाकर और एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उन एरिया में भी इसको लगा सकते हैं जहाँ पर लोकल विंड चलती हैं, लैंड या सी ब्रीज चलती हैं, तो वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे राजस्थान है, गुजरात है, तो इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा इसकी पोटेंशियल है। ठीक है, तो भारत में यदि हम बात करें कि विंड एनर्जी कहाँ कहाँ बनाई जा सकती है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब इसके फेवरेबल कंडीशन यहाँ रहती हैं। यानी कोस्टल स्टेट में कहीं पर भी आप लगा सकते हो, क्योंकि कोस्टल एरिया में क्या होता है कि एक तरफ समुद्र होता है, तो हवा जो है वो निर्बाध गति से बगैर किसी रुकावट के पहुँचती है। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टाइडल या वेव एनर्जी। समुद्र के किनारे पर जब हाई टाइड आता है, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण से जब ज्वार आता है या भाटा आता है, यानी वापस पानी समुद्र की ओर उतरता है, तो उसके रास्ते में हम टरबाइन लगाकर बिजली जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेव्स होती हैं, आजकल जो ऐसे पानी मूव करता रहता है, तो उसके रास्ते में भी हम ऐसी मशीन लगा देते हैं कि जो ऐसे मूव करने से भी एनर्जी जनरेट करती हैं। तो ये जो ओशन करंट होती हैं उनके रास्ते में हम जो पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, टाइडल पावर प्लांट्स। ठीक है, और ये खासकर 18th सेंचुरी में जो है काफ़ी प्रभावशाली रहा, और इसको हमने एनर्जी के रूप में यूज किया, टाइडल एनर्जी को, खासकर ओशन करंट्स के रास्ते में उनको एस्टेब्लिश करके।
तो जो बड़े लेवल पर जो टाइडल वेव होती हैं जो भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहती हैं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन से जो विंड्स आती हैं उनके कारण से वो काफ़ी प्रभावशाली हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस प्रकार की जो टाइडल एनर्जी है उसको इस्टेब्लिश करने का। तो खासकर इसके लिए आप बताएंगे कि ये जो इंडिया का कोस्ट है जो लगभग 6100 किलोमीटर लंबा है, और यदि हम इसमें यहाँ आइलैंड्स की भी बात कर लें तो वो मिला के लगभग 7517 किलोमीटर लंबी भारत की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर इस प्रकार के जो पावर प्लांट हैं, टाइडल पावर प्लांट है, उनके लगाने की संभावना है। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है ज़मीन जो हमारी अंदर से गर्म है। जैसे ही हम ज़मीन के अंदर जाते हैं तो हर 34 किलोमीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जो गर्मी है, जो आपने +1 क्लास में भी पढ़ा होगा, क्रस्ट मेटल एंड कोर, ठीक है। जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते हैं तो गर्मी मिलती है, तो यह गर्मी कहीं कहीं पर मैग्मा के रूप में या वोल्केनिक इरप्शन के रूप में बाहर आती रहती है। तो कहीं कहीं पर ये जो है एनर्जी गीजर्स के रूप में भी बाहर आती रहती है। तो वहाँ हम इस एनर्जी को इस जो गर्मी है इस गर्मी का यूज कर लेते हैं पानी को गर्म करने के लिए। और पानी जब गर्म होता है तो उससे हम जनरेट करते हैं स्टीम, और स्टीम से हम चलाते हैं स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन जब चलता है तो उसके सामने जोड़ देते हैं जनरेटर, तो जिससे बिजली जनरेट होती है। अब वो जो पानी है उसको हीट मिल रही है नेचर से, यानी ज़मीन की गर्मी से। ज़मीन की गर्मी बाहर आ रही है, उस गर्मी को हमने यूज कर लिया, ट्रैप कर लिया, पानी उसके ऊपर बॉयलर लगा दिया, तो बॉयलर में पानी उबलने लगा, बॉयल होने लगा, और उससे बनी स्टीम, स्टीम से बना स्टीम इंजन से चला जनरेटर। तो इस प्रकार से हम फ्री में पावर जनरेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और इस प्रकार के भारत में अनेक सोर्स भी हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के हॉट स्प्रिंग्स या गीजर्स हैं भारत में, जहाँ पर हम इस प्रकार की जो जियोथर्मल एनर्जी है उसके प्लांट्स लगाए भी हैं और लगा भी सकते हैं। जैसा इस प्रकार का एक प्रमुख पावर स्टेशन है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। मणिकरण में गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब भी है, जहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं उनका भोजन भी नेचुरल जो पानी वहाँ पर उबलता रहता, गर्म होता रहता है, उससे बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में है ये, मनाली से पहले कुल्लू के पास मणिकरण साहिब, ठीक है। हालांकि यदि हम बात करें कि ऐसा जो सक्सेसफुल यूज था विश्व में, जो इस प्रकार की जो अंडरग्राउंड वाटर की हीट है उसका यूज किया गया, तो वो बोसे इडाहो यूएसए में सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गया था 1890 में। तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी रहेगा, तो इसको भी आप रखेंगे, जहां हॉट वाटर्स को पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से घरों को गर्म करने के लिए या बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए सप्लाई किया गया था। नेक्स्ट आता है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी का मतलब CH4 मीथेन, ठीक है। बायो एनर्जी तो जो कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, घरेलू रेजिडेंशियल वेस्ट होता है, या म्यूनिसिपैलिटी का या इंडस्ट्री से मिलने वाला वेस्ट है, या हमें जो एनिमल से मिलने वाला वेस्ट होता है जैसे मल मूत्र आदि, तो उसको हम किसी एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, और जब वो गलता सड़ता है तो उससे हमें गैस मिलती है जिसको हम बोलते हैं मीथेन गैस। और इस मीथेन गैस को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में या हीट एनर्जी में या गैस के रूप में, कुकिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं पर भी लगाया जा सकता है, जैसे कोई भी गांव है या म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है, तो कोई बहुत सारे किसान लोग जो हैं वो अपने खुद का जो है गोबर गैस प्लांट भी इस्टेब्लिश करा लेते हैं, जिसमें जो घरेलू वेस्ट है वही डाला उसमें जाता है, और उसके गलने सड़ने से इस प्रकार का जो CH4 है गैस है या बायो एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो बनती है। और इसके कारण से जो गोबर की खाद है वो भी खेतों के लिए यूजेबल भी रह जाती है। इस प्रकार का एक जो है राष्ट्रीय स्तर पे कहिए या गवर्नमेंट के स्तर पे कहिए, तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट देश में लगाया भी गया है, जो है म्यूनिसिपल वेस्ट के का यूज उसमें करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। वो है ओखला, दिल्ली में। दिल्ली के पास में ओखला एक जगह है जहाँ पर इस प्रकार का पावर प्लांट हमने लगाया है। देन बात आती है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्स।
अब इसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो आप बताओगे कि जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं और इनकी कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मिनरल्स जो है वो समय के साथ साथ समाप्य संसाधन है, फॉर एवर के लिए वो एंड हो जाएंगे यदि हमने उनको नहीं बचाया, तो उनको बचाना हमें ज़रूरी है। इसी प्रकार से जो एनर्जी रिसोर्सेज है, खासकर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस, ये भी फॉर एवर के लिए यूज हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद। इसीलिए हमें इनकी अल्टरनेट एनर्जी जो है वो यूज करनी पड़ती है और करनी चाहिए, जिसमें खासकर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं जैसे सोलर पावर, विंड पावर, इसके अलावा वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, तो इस प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हमने यूज करना चाहिए। इसी प्रकार से जो मिनरल्स हम यूज करते हैं जो खासकर मेटालिक मिनरल्स होते हैं, तो उनके स्क्रैप को भी हम रीयूज या रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराना जो लोहा होता है उसको हम कबाड़ी को बेच देते हैं ताकि वो दोबारा से इंडस्ट्री में पहुंच जाए और उसको रीयूज किया जा सके, उसको दोबारा गलाया जा सके। इसी प्रकार से जैसे कॉपर है, लेड है, जिंक है, इनको भी जो है हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें एनर्जी को बचाना, मिनरल्स को और एनर्जी को बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे सिलेबस के। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू को भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ सबसे पहले पूछता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड, तो वो है आपके आसाम में। ठीक है, सेकंड वन आपसे पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन लगाया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, देन आपका पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज द डायमंड, ब्राउन डायमंड, ब्राउन डायमंड इज लिग्नाइट, जो हमें मिलता है नेवेली तमिलनाडु में। ठीक है, नेवेली में मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ये आप बताएंगे। और इसी प्रकार से आगे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको नया नहीं बनाया जा सकता, वो है थर्मल पावर। थर्मल पावर को नया नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके अंदर कोयला ही यूज होता है। ओके, तो ये आप बताएंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।